नमस्कार दोस्तों। एक कहानी सुनाता हूं क्योंकि देश में कहानियां बहुत बन रही हैं। कहानी ये है, बिल्कुल सही सच्ची घटना है। आगरा में शिक्षा विभाग के दफ्तर में एक महिला जाती है। वो कहती है मुझे इस तरीके से स्कूल खोलना है और ये मान्यता और ये सारी चीजें करानी है। बताइए कैसे क्या लगेगा और कितना खर्चा आएगा। आप जो बताएं वो मैं करने को तैयार हूं। सारे सब बताते हैं कि देखिए ऐसे ऐसे तो ये कागज के लगेंगे, ये लगेंगे। आप दुनिया के चक्कर में मत छोड़िए, आप हमें बताइए इतना इतना पैसा लगेगा, ऐसे होगा, ये होगा। बहरहाल महिला कहती ठीक है, मैं सारी चीजें करती हूँ। बहरहाल वो जाती है और थोड़ी देर बाद में 3-4 लोगों के साथ में फिर आ जाती है। आने के बाद में वो बताती है कि मैं एंटी करप्शन ब्रांच से हूं और आपने ये सब जो किया, भ्रष्टाचार जिस तरह से कर रहे हो, उसका ये रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अब आपको हम अरेस्ट करने आए। सबकी हालत बिगड़ जाती है। अंत में वो कहती है कि चलो छोड़ो, 5 लाख रुपए दो, मामला सॉल्व हो जाएगा। सतर्कता देखिए आप। और उसके बाद में होते होते सौदा, आखिर में किसी के पास इतना पैसा होता नहीं, 1.5 लाख रुपए में बात तय हो जाती है और पैसा वो लेती है, चली जाती है। बाद में पता चलता है वो महिला और वो लोग सारे फ्रॉड। तो साहब मैंने कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि इस समय हिंदुस्तान में कमोबेश यही हो रहा है। कोई डिजिटल अरेस्ट के नाम पे, कोई आपको राष्ट्रवाद का सपना दिखा के, कोई आपको ईमानदारी के ढकोसले दिखा के, कोई बगैर खर्ची पर्ची के दिखा के, कोई बगैर किसी उसके दिखा करके आपको लूट रहा है, ठग रहा है। और आप लगातार ठगते जा रहे हैं क्योंकि आपकी आदत पड़ चुकी है। आप खुद चोर बन चुके हैं और जब आप खुद भ्रष्ट बन चुके हो तो यही करेंगे। लेकिन हमारी भारत सरकार, राज्यों की सरकार एक सतर्कता सप्ताह मना रही है। सतर्कता और सत्य निष्ठा का यह सप्ताह मनाया जा रहा है। उस दौरान यह घटना होती है। 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक यह सप्ताह मनाया जाएगा। इस सप्ताह के दौरान तमाम दफ्तरों में कस्में दिलाई जा रही हैं। उस दफ्तर में भी कसम दिलाई गई थी कि हम सत्यनिष्ठा से रहेंगे, हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से काम करेंगे और न जाने क्या क्या। और ऐसी शपथ पूरे देश में विभिन्न दफ्तरों में दिलाई जा रही कि हम सत्यनिष्ठा से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, सतर्कता बरतेंगे, कहीं पर भी हम कोई भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और ये सब चीजें, किसी भी तरह के पारितोष नहीं लेंगे। दीपावली का त्योहार, मेरे कुछ पूंजीपति मित्रों ने बताया कि सब इस अफसर के यहां मिलने जाना है, उसके यहां सोने के जो है इतने सिक्के देने, इसके यहां ये देना है, उसके यहां ये देना है, इसके यहां चांदी का देना है। अब आप सोचिए, किसी सरकारी अफसर, तमाम बड़े पदों पे बैठे लोग और किसी के यहां ये सोने चांदी के सिक्के और ये सब कोई क्यों दे रहा है? दीपावली का पर्व है, ये पर्वों का ही सप्ताह है। इसमें निश्चित रूप से एक दूसरे का मुंह मीठा कराना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए हम कितने लोगों की एक सुविधापूर्ण मदद करेंगे। इस बात के लिए करेंगे कि उसके परिवार में भी इस त्योहार के वक्त में कहीं फाके ना हो, वो ऐसा न रह जाए कि वो उसकी दीपावली फीकी रह जाए। हम भी उसमें कुछ योगदान दें। लेकिन वहां तो कोई मदद नहीं कर रहा, ये पैसे दिए जा रहे हैं। ये घटना का मैंने इसलिए जिक्र किया क्योंकि आज देश के अंदर यही हो रहा है। कर्मचारी अधिकारी, वो अधिकारी कर्मचारी एक दूसरे को शपथ दिलाते हैं, शपथ लेते हैं जो
रोज खुद उन्हीं से या तो भ्रष्टाचार कराते हैं या कहीं से भी करते हैं। यह स्थिति, यही वजह है शायद कि जो हमारा हिंदुस्तान यानी भारत 2022 में जो पूरी दुनिया की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल में भ्रष्टाचार का जो सूचकांक होता है उसमें 85 नंबर पर था, 85 नंबर पे था 2022 में। अभी 24 का आंकड़ा नहीं आया है, तो 2022 में जो 85 नंबर पे था वो 2023 के जिसके आंकड़े 2024 में आए उसके मुताबिक वो 93 नंबर पे पहुंच गया, 93 नंबर। सोचिए, ये शपथ ली है हमने, ये हमने किया है और भ्रष्टाचार ये हुआ है। चलिए, एक कहानी मैंने क्यों सुनाई इसकी वजह बताता हूं। कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी होने की शिकायत की थी। उसने ईवीएम की शिकायत नहीं की थी कि ईवीएम हैक हो गई या ईवीएम कोई और कर दिया गया, यह नहीं की थी। उसने शिकायत की थी कि चुनाव मशीनरी में गड़बड़ किया गया, ब्यूरोक्रेसी ने गड़बड़ किया, पुलिस महकमे ने गड़बड़ किया, किनको किनको किस तरह से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, कैसे पैसे बांटे गए और तमाम चीजें की गई और मुफ्त की रेवड़ियों का सहारा लिया गया। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी शिकायत की थी वो शिकायत की थी कि 20 विधानसभा सीटों में 20 विधानसभा सीटों में जो ईवीएम थी करीब 10% के आसपास पड़ेंगी हर सीट पे, एक औसत लगा रहा हूं मैं, तो 10% से भी कम होंगी। तो आप सोचिए वो सीटों पे ईवीएम 99% चार्ज मिली, 99% चार्ज। स्वाभाविक सी बात है, मैंने अभी आपसे चर्चा करने के पहले अपने मोबाइल को 100% चार्ज किया, चार्ज करने के बाद स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ करने के बाद ऑन किया तो उसकी बैटरी 99% रह गई थी। तो जो ईवीएम 99% चार्ज सुबह मिलती है वोटिंग होने के पहले और वो सुबह 7 बजे जब ऑन की जाती है उस समय से लेकर के रात के 8 बजे जब वो खत्म हुई और सील की गई, उसके बाद 3 दिन रखी रही, चौथे दिन निकली और निकलने के बाद भी, इतनी वोटिंग होने के बाद भी वो 99% चार्ज थी। जो मशीनें 99% चार्ज नहीं थी, जो मशीनें 60%, 50%, 70%, मुश्किल से 70% थी, वो मशीनों में भारतीय जनता पार्टी या तो बहुत कम वोट पाई या वो कांग्रेस के इर्द गिर्द ही पाई। लेकिन जिन सीटों पर जहां मशीनें 99% चार्ज थी, उन मशीनों से 80% से 90% वोट बीजेपी के खाते में गए। ऐसा कौन सा आश्चर्य है कि यदि ईवीएम चार्ज रहेगी तो साहब उससे वोट बीजेपी के ही निकलेंगे। या तो वो ईवीएम यूज नहीं हुई या वो ईवीएम बदल गई या ईवीएम में क्या हुआ, ये तो चुनाव आयोग ही बता सकता है। चुनाव आयोग इस शिकायत पर इतने दिन बाद में जब जवाब देता है, 1600 पन्नों से अधिक का जवाब देता है और उस जवाब में स्थिति ये होती है, तमाम नसीहतें दे देता है, तमाम चेतावनी दे देता है, तमाम बातें कहता है कि शिकायतें मत लेके आइए। लेकिन जो मूल शिकायत थी कि साहब ये बताइए 99% कैसे चार्ज रह सकती है, तो उस पर कहते हैं फालतू की बात, इस पर कोई जवाब ही नहीं है। 99% कैसे चार्ज रह सकती है?
आप अपना मोबाइल, लैपटॉप, अपना आईपैड, अपना दूसरे और चीजें, जो भी कुछ आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसे देख लीजिए। 100% चार्ज करके आप काम करके पूरे दिन, और उसके बाद में उसे पैक करके रख दीजिए। 3 दिन बाद खोलिए, देखिए कितने % बैटरी रह जाती। आप बिल्कुल कम यूज कीजिए, मत यूज करिए, ऑन करके छोड़ दीजिए पूरे दिन, फिर शाम को उसे ऑफ करके बंद करके रख दीजिए। 3 दिन बाद देखिएगा उसमें कितनी बैटरी रह जाती। तो 99% कैसे चार्ज रह गई, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट नहीं देता है, नसीहतें देता है। यह स्थिति है, तब आता है कि सुप्रीम कोर्ट कर क्या रहा है, हाई कोर्ट कर क्या रहा है, और चुनाव आयोग क्या कर रहा है। तो चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं इस पर दिया, सिर्फ नसीहत दे दी। अब जब चुनाव आयोग नसीहत देता है तो सवाल तो उठता है। सवाल तो हालांकि बहुत समय से उठ रहे थे, लेकिन मुझे एक किस्सा बताइए जब चुनाव आयोग पे 2015 तक कभी सवाल उठे हो। मुझे नहीं याद आता है कि 2015 तक कभी भी चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठा है। एक भी आप खबर दिखा दीजिए, कोई शिकायत दिखा दीजिए, कुछ दिखा। शिकायतें होती थी मशीनरी को लेके, जो वो मशीनरी जिसमें अफसर हैं, दूसरे प्रत्याशी हैं, दूसरे लोग, 19-20 पक्षपात का भी आ जाता था। लेकिन क्या इस तरह की आती थी? नहीं आती थी। लेकिन आज आ रही है। क्यों? इस पे बात करूंगा। उसके पहले बताता हूं, भारत में 1950 में 21 मार्च 1950 में पहली बार चुनाव आयुक्त जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त बैठे थे सुकुमार सेन, और उसके बाद तमाम सारे लोग आए, जिनमें मैं कुछ के नाम बता देता हूं। बीके सुंदरम, एसपी सेन वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र सिंह, टी स्वामीनाथन, एसएल सकधर, आरके त्रिवेदी, आरवीएस पेरी शास्त्री, वीएस रामादेवी, टीएन शेषन, एमएस मासू, जेएम लिंगदो, टीएस कृष्णमूर्ति, बीबी टंडन, एन गोपाल स्वामी, नवीन चावला, एसवाई कुरैसी, वीएस संपत, एचएस ब्रह्मा, डॉक्टर नसीम जैदी, अचल कुमार ज्योति, ओम प्रकाश रावत। यहां तक तो शिकायत नहीं आई, और ओम प्रकाश रावत के पहले तक जो है कभी भी कोई शिकायत नहीं आई। शिकायत आई सबसे पहली बार चुनाव आयोग जब कटघरे में खड़ा होना शुरू हुआ, वो हुआ सुनील अरोड़ा के समय से। जब सुनील अरोड़ा देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने 2 दिसंबर 2018 को, उसके बाद से चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का चुनाव आयोग देखने लगा। उसके पहले कुछ थोड़े थोड़े प्रभाव पड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद में वो भारतीय जनता पार्टी की विस्तारित शाखा दिखने लगी। उसके बाद सुशील चंद्रा रहे हो और अब राजीव कुमार हो। तो आप समझ लीजिए कि यह लोग अब सीधे सीधे लगता है कि चुनाव आयोग आरएसएस की एक विंग है, बीजेपी की एक विंग है, और वो उसका पालन करती है। क्यों ये कह रहा हूं? सबसे पहली बार 2019 के चुनाव में जो ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के मिलान में गड़बड़ी आई थी, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एडीआर ने मुकदमा किया था, और उस मुकदमे पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। क्यों नहीं मिली? जो वीवीपैट कह रहा था और जो मिलान हो रहा था, उसका क्यों नहीं मिलान हो पाया? उस पर नहीं हो रहा है। उसके बाद में तमाम चुनावों में तमाम गड़बड़ियों की बातें सामने आने लगी, और इस ढंग से आने लगी जिनकी आप कल्पना नहीं कर सकते थे। और अब तो यहां तक आ गया है, दुनिया के तमाम विशेषज्ञ कहते हैं
कि ईवीएम हैक हो सकती है, मैं चलो इस मामले में चुनाव आयोग की बात मान लेता हूं, लेकिन 99% कैसे चार्ज रह सकती, यह जवाब तो बता दें, क्योंकि वह बैटरी तो पूरे देश को नहीं दुनिया को चाहिए कि ऐसी बैटरी जिसका इतना बड़ा इस्तेमाल हो जाए, उसके बाद में 1%, 2%, 4% भी बैटरी खत्म ना हो तो गजब है भाई। तो निश्चित रूप से होना चाहिए। अब सवाल एक और आता है, चुनाव आयोग निष्पक्ष था तो महाराष्ट्र की डीजीपी को हटाने की मांग की थी महाअघाड़ी ने, और जो झारखंड के डीजीपी थे उनको हटाने की मांग की थी बीजेपी ने। बीजेपी की मांग पर झारखंड के डीजीपी को तो हटा दिया चुनाव आयोग, और महाराष्ट्र के डीजीपी को जो एक्सटेंशन पर है वो रेगुलर था, ये इसे 2 साल का एक्सटेंशन दे करके रखा गया है बीजेपी की कृपा से। तो आप सोचिए, उसको हटाने में कहता है कि नहीं ये हमारे अख्तियार में नहीं है। तो आपके अख्तियार में क्या है? बेईमानी करना। आपके अख्तियार में है कि कैसे विरोधी दलों को, कांग्रेस को हरवाना है, कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में मदद करनी है। तो साहब, क्या सतर्कता सत्यनिष्ठा के सप्ताह में यदि सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग इस तरह की स्थितियों में है तो क्या कहेंगे? स्वाभाविक सी बात है, सवाल उठते हैं, उठने भी चाहिए। हमने देखा उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उस दौरान तमाम तथ्य सामने आए थे। सामने आया था कि कैसे जो वोट पड़े उत्तर प्रदेश में, वो भी तमाम जगह वोट नहीं गिने गए। इसको लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया के अरविंद सिंह ने पूरी खबर लिखी थी। वो खबर यही थी कि किस तरीके से वोटों का खेल किया गया। लेकिन साहब, इसमें था कि ईवीएम में वोट डाले गए 8,77,23,028 और ईवीएम में वोट गिने गए 8,76,75,134। तो फिर 47,894 वोट क्यों नहीं गिने गए? तमाम सीटें ऐसी हैं जो बहुत छोटे छोटे अंतर से हारी जीती गई, तो ये बड़ा फर्क डाल सकती थी। क्यों ऐसे हुआ? आश्चर्यजनक था। जिन 15 सीटों पर यह आश्चर्यजनक स्थिति हुई, उनमें एक वाराणसी थी, एक अमेठी थी, एक कन्नौज थी, मैनपुरी थी, लखनऊ थी, रायबरेली थी। इन 15 सीटों में से 7 पर बीजेपी की जीत हुई, 2 पर कांग्रेस की हुई, बाकी 6 पर समाजवादी पार्टी जीती है। तो आप बताइए क्यों ऐसा हुआ? 10 सीटों पर जो कुल वोट खारिज हुए उनकी संख्या 2,365 है। वो 3 सीटें हैं, फूलपुर की, सलेमपुर की, अमेठी। तो इस तरह की स्थितियां हैं। तो आप समझिए, यह पूरी काउंटिंग की खबर जो है दी थी, पूरे आंकड़े मौजूद हैं, और ये चुनाव आयोग किस उसमें भी मौजूद। आप इसको ये समझ लीजिए कि किस तरह से खेल किया जा रहा है। तो आखिर क्यों, यदि विश्वास नहीं है इस देश के लोगों का ईवीएम पर, बहुतायत में विश्वास नहीं है, तो चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट और सरकार तीनों क्यों जिद पाले हैं उसे? जब चुनाव इस देश के नागरिकों के लिए होता है तो फिर वही होना चाहिए। तो क्या अब महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का भी चुनाव इसी 99% वाली पूरे खेल के तहत किया जाएगा? अब की बार मशीनें हो सकता है कम चार्ज मिल जाए, क्योंकि मशीनें कैसी बदली जाती हैं, कैसे सील को वो किया जाता है, कैसे स्लिप को उचारा जाता है और फिर चिपकाया जाता है, ये सारी चीजें
किसी भी एक्सपर्ट से आप जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि किस तरह से खेल किए जाते हैं। तो इससे आप यह समझ लीजिए कि यह खेल का दौर चल रहा है और चुनाव आयोग अंधा बहरा गूंगा लंगड़ा हो चुका है। लोग कहते हैं, हमारे देश के तमाम सारे लोग, क्यों नहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, क्यों नहीं इसको लेकर वो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यहां जाएंगे, देख ही रहे हैं जो पहले से पिटीशन 2019 से पड़ी हुई है उन पर तो कार्रवाई नहीं कर रही है सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग ऐसे जवाब दे रहा है, 1600 पेज खर्च कर देगा, लेकिन 99% बैटरी क्यों चार्ज है इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इस देश में असल में सारी संस्थाओं को जो राहुल गांधी कहते हैं आरएसएस बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। ऐसी स्थिति में आपको समाधान यही है कि पूरी ताकत के साथ में निकल के आप वोट दीजिए, और जब आप वह वोट देंगे तभी आप भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। और आपको लड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, वो आपकी अगुवाई कर सकते हैं, नेतृत्व तो कर सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। तो जनता को निकल के आना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा, मेरा वोट, मेरा हक मुझे पता होना चाहिए वो कहां गया। यह हक हमें मिलना ही चाहिए। इसकी लड़ाई हमें लड़नी होगी। जब हम यह लड़ेंगे तभी जीतेंगे। इसलिए यह जरूरी है कि इसका जवाब न्यों दिया जाए। जय